हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं एंड स्टडीज़ भी बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं, है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम लोग क्या करेंगे, लिसनिंग स्किल्स का लास्ट कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं, यानी कि टुडे इज़ द लास्ट क्लास फॉर द चैप्टर 5 लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर के अंदर जो आज हम इस कॉन्सेप्ट में करने वाले हैं वो कुछ नया नहीं है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था बैरियर्स ऑफ लिसनिंग, तो अभी उसी टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके इसने बना दिया बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव लिसनिंग मतलब जो बहुत अच्छे से सुनते हैं, तो इफेक्टिव लिसनिंग के क्या बैरियर्स हो सकते हैं, उस टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग के अंदर वही सब चीज़ें हैं। तो इस टॉपिक के अंदर जो इस लाइन्स के अंदर हमारे पास ऐसे पढ़ने के लिए कुछ खास नहीं है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग के अंदर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज प्री कंसीव्ड आइडियाज़। ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था। उसके बाद है इंटरप्टिंग, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, प्री ऑक्यूपेशंस, हैविंग अ क्लोज्ड माइंड, ब्रिंगिंग इन इमोशंस, नॉइज, फेकिंग अटेंशंस, बिकमिंग इमोशनल्स, टू अवॉइड जंपिंग टू कंक्लूजन एंड डिस्ट्रैक्शंस। तो बेसिकली जितना सब हम लोगों ने लास्ट क्लास वाले बैरियर्स में किया था, दैट वाज टोटल 8 कंसेप्चुअल बैरियर्स। तो उनके अलावा थोड़े से और एड ऑन हैं, कुछ जो है लिंक करते हैं अपने लास्ट क्लास वाले बैरियर से। तो स्टार्ट करते हैं लाइन वाइज से पढ़ना। तो फर्स्ट है प्री कंसीव्ड आइडियाज़ या बायस। या तो आप क्या है कि प्री कंसीव्ड आइडियाज़ से आप अपने माइंड को बायस्ड कर चुके हैं, यानी कि आप सिलेक्टिव लिसनिंग ही सुनेंगे, आधा पार्ट आप सुनेंगे ही नहीं। तो वो क्यों होता है, क्योंकि आपने पहले से कोई अजम्पशन प्रीजम्पशंस बनाए हुए होते हैं, इसीलिए आप अपनी लिसनिंग्स को इफेक्टिवली सुन नहीं पाते। कोई भी कंसेप्ट आपको जब सुनाया जाता है तो आप ढंग से उसे सुन नहीं पाते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरप्टिंग इज़ अ प्रॉब्लम फॉर मैनी रीजन्स। इंटरप्टिंग क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या करते हो, जैसे कि कल वाले कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था ना, कोई उतावला होता है, यानी कि उसके पास बिल्कुल पेशेंस नहीं होता, उसी तरह से उतावला नहीं हो सकता। बट कोई क्या है, किसी की आदत बहुत ज़्यादा है इंटरप्ट करने के बीच में। तो समटाइम्स जो इंटरप्टिंग वाला फैक्टर है ना, ये भी अफेक्ट करता है। अगर कोई बार बार आपकी बात को काटे तो उस टाइम पर आप आपका बोलने का मन ही नहीं करेगा। जब स्पीकर बोलेगा ही नहीं तो लिसनर सुनेगा क्या। तो यानी कि जब आप बार बार किसी को इंटरप्ट करते हो, बार बार किसी की बातों को काटते हो या उसे बीच में डिस्टर्ब करते हो, तो उस टाइम पर जो स्पीकर है वो नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है, नेगेटिव हो जाता है मतलब उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स आने लगता है, और वो जब नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस गैप आने के बड़े सारे चांसेस होते हैं। तो यानी कि आपको किसी भी स्पीकर को इंटरप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। सिर्फ तभी इंटरप्ट करो या फिर तभी उसको बोलो कुछ जब आपको लगता है कि ये नेसेसरी है, सामने वाला इंसान या गलत बोल रहा है या उसे इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, या फिर वो लैग कर रहा है कोई चीज़ें। यानी कि स्पोर्टिंग में अगर आप इंटरप्ट करते हैं तो दैट्स वेरी गुड, लेकिन अगर आप उसको डिस्टर्ब करने के लिए इंटरप्ट कर रहे हैं तो वो जो बिहेवियर है आपका वो सही नहीं है। ठीक है, तो इंटरप्शन इज़ नॉट अ गुड आइडिया। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप अपने कंसेप्ट्स को ऐड ऑन करवाना चाहते हो, तो क्या होगा, स्पीकर को पहले बोलने दो, बाद में आप ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आप स्पीकर को बीच में ही कट डाउन करोगे तो एक तो उसकी डिसरिस्पेक्ट होती है, जिससे स्पीकर नेगेटिव बिहेव करता है, नेगेटिव फील करता है। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपका जो स्पीकर है वो शायद आपको डायरेक्टली शो ना कर सके अपना नेगेटिव एटीट्यूड। समटाइम्स ऐसा भी होता है आपके बॉस आपको इंटरप्ट करते हैं बीच बीच में, लेकिन वो अननेसेसरी कई बार इंटरप्ट करते हैं, तो उस टाइम पर जो स्पीकर है यानी कि जो एम्प्लॉय स्पीकर है वो नेगेटिव रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देता है। तो चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, मेक योर हैबिट कि आप सामने वाले को सुने भी सही, क्योंकि समटाइम जब आप सुनते हैं तभी नए आइडियाज़ निकल कर आते हैं। ठीक है, लास्ट थर्ड वन इज़ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस मतलब कई बार हम लोगों की बड़ी आदत होती है, हम लोग है ना किसी भी इंसान को देखते हैं तो हम लोग जज करते हैं कि उसके जैसा दिख रहा है तो शायद ये उसके जैसा ही हो, या फिर उसके बिहेवियर से हम लोग किसी और बंदे का बिहेवियर मैच करने की कोशिश करते हैं। हम लोग करते हैं, ह्यूमन नेचर है, तो हम लोग अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से आज की सिचुएशंस को इंटरेक्ट करते हैं और हम लोग सीखते भी हैं बहुत कुछ। लेकिन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हम लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं गंवानी चाहिए। अगर नई अपॉर्चुनिटीज़ को हम सुनेंगे ही नहीं तो क्या कुछ मिलेगा ही नहीं ना हमें। हाथ तो खाली के खाली रह गए, लेकिन ये हाथ खाली क्यों रह गए, क्योंकि हम किसके पीछे पड़े रहे, हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के पीछे। तो आपको प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को कट करके, मतलब कंप्लीटली कट मत करो, उससे आप अपने लाइफ लेसन्स लो, लेकिन आगे जो आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ एटलीस्ट उन्हें वेलकम तो करो, उन्हें सुनो तो सही। क्या पता जो आपके साथ पास्ट में हुआ वो आपको साथ प्रेजेंट में ना हो। तो हमें हमेशा अपने
फ्यूचर को वेलकम करना चाहिए, वहाँ से जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसे कंसीडर ज़रूर करना चाहिए। ये नहीं कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है तो अब भी बुरा ही होगा, तो ऐसा पर्सन हमें नहीं बनना, स्टीरियोटाइप पर्सन नहीं बनना, यानी कि हमें जजमेंटल पर्सन नहीं बनना, पहले से जो सारी की सारी कैलकुलेशंस करके रखे और नई चीज़ों को सुने ही नहीं, वो हमें नहीं बनना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्री ऑक्यूपेशन। प्री ऑक्यूपेशन इज समथिंग लाइक, जैसे हम बोल रहे थे ना पार्शियल लिसनिंग, या फिर पार्शियल लिसनिंग नहीं, अगर आप काफ़ी चीज़ों में एंगेज हो तो प्री ऑक्यूपेशन वैसा ही है। अगर आपके माइंड में बहुत सारे पहले से ही चीज़ें भरी हुई हैं, यानी कि आप स्ट्रेस्ड हो, ओवरबर्डन हो, तो उस टाइम पे आप कोई नई चीज़ें नहीं सुनते। एक एग्जांपल लेती हूँ मैं इस चीज़ के लिए। क्या होता है कि आप अगर अपने से किसी सीनियर को अप्रोच करते हैं किसी टाइम पे, फॉर एग्जांपल हर एक सीनियर का ना एक पीक टाइम होता है, किसी टाइम पर वो बर्डन सम होता है, यानी कि उस टाइम पर उसका काम ज़्यादा होता है। से मंडे टू थर्सडे का डे जो होता है वो किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बड़ा हेक्टिक होता है। इफ़ यू आर गोइंग टू द ऑफिस और अ प्रोफेशनल लाइफ, तो उस टाइम क्यों वो मंडे टू थर्सडे वाला वर्क टाइम जो है बहुत हेक्टिक होता है, क्योंकि सैटरडे और संडे, समवेयर संडेज ओनली, तो छुट्टी होती है। तो उस छुट्टी के टाइम पे बड़ी सारी मेल पाइल अप हो जाती है, जो कि मंडे को जब आप जाओगे ऑफिस में देखते हो कितनी सारी मेल पाइल अप है, ओ माय गॉड अब इस काम को मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उस पाइल्स अप मेल्स को क्लियर करते 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 आप इरिटेट हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड फील करते हैं। आपके माइंड में क्या चलता है कि मुझे पहले ये काम फिनिश करता है। सपोज उसी टाइम आपका कोई एम्प्लॉय आपके पास आ जाए, सर छुट्टी चाहिए, तो क्या वो छुट्टी मिलेगी? अगर वो बंदा ना वो छुट्टी दे भी सकता होगा तो भी नहीं मिलेगा, वो आपको डांट कर भगा देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास प्री ऑक्यूपेशंस थी, ही फेल्स टू लिसन। तो यहाँ पर लिसनर और स्पीकर दोनों को ही, और वहीं पे अगर जो लिसनर और स्पीकर है उन दोनों को ही देखना पड़ेगा कि आप ऐसे टाइम पर बातचीत ना करें जब सामने वाला बंदा प्री ऑक्यूपाइड है, बर्डन सम है, तो आपको मौके पर ही बात करनी चाहिए। दूसरा क्या हो सकता है, आप ये देखो कि सामने वाला बंदा फ्री कब है। जैसे कि अगर बॉस से छुट्टी लेनी हो तो ये देखो या तो उसका मूड हैप्पी है, या फिर जो फ्री डेज है जब स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होता, यानी कि फ्राइडे एंड सैटरडेज मोस्ट ऑफ द पीपल जो ऑफिस में वर्किंग करते हैं वो फ्री होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नेक्स्ट छुट्टी आने वाली है और वो अपनी छुट्टी प्लान कर रहे होते हैं। तो वो बड़े चिल-पिल मूड में होते हैं, और उस मूड के अंदर अगर आप छुट्टी मांगते हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा फेवर मांगते हैं तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये हैं कि आपका वो जो काम है ना वो बन जाता है। क्यों बन जाते हैं? उस टाइम बॉस भी फ्री हैं, आप भी फ्री हो, तो गपशप आराम से हो सकते हैं। जब गपशप आराम से होगी तो सॉल्यूशंस निकलते हैं। वो पहले से ही बर्डनसम है, पहले से ही वो प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, आप वो प्रॉब्लम्स लेकर आ जाओ या आप अपनी बात तो बताने लगो, तो ना तो सुनेगा ना उस पर ध्यान देगा, और इनफैक्ट आपके साथ बुरा भी हो सकता है। जैसे बॉस ने डांट के भगा दिया, तो वो क्यों हुआ? सिर्फ प्री ऑक्यूपेशंस की वजह से। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए हमें किससे कब बात करनी है और कब बात नहीं करनी, और ये कौन बताएगा? प्री ऑक्यूपेशन बताएगा। सामने वाले इंसान को देख के हम समझ जाते हैं कि वो किस मूड में बैठा है, किस माहौल में बैठा है, हमें बोलना चाहिए या नहीं चाहिए। ऑफिशियल और पर्सनल लाइफ दोनों में ही ये वाला जो पॉइंट है ना प्री ऑक्यूपेशन, ये काम आता है। आपने देखा होगा घर पे कभी मम्मा भी आपको डांट के भगा देती है। वो कब भगाती है? जब मम्मा कुछ काम कर रही है और आप पीछे पीछे पढ़कर किसी एक चीज़ के लिए बार बार पूछते जाते हो, बार बार पूछते जाते हो, तब आपको डांट पड़ती है, पक्की डांट पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि मम्मा ऑलरेडी किसी काम में बिजी थी, स्ट्रेस थी, उनसे वो काम कंप्लीट नहीं हो रहा था, या वो कर रही थी, उनको जल्दी है किसी चीज़ की, और आप बीच में जा जाके उन्हें डिस्टर्ब कर रही हो। तो हर कोई इंसान इरिटेट हो जाएगा आपसे जब आप प्री ऑक्यूपेटेड इंसान को डिस्टर्ब करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हैविंग अ क्लोज्ड माइंड। हैविंग अ क्लोज्ड माइंड, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर के अंदर, कि अगर आपने डीप रूटेड बिलीफ है, यानी कि आप अपनी रूढ़िवादी सोच से जकड़े हुए हैं अभी, तो आप नए आइडियाज़ को सुनना ही नहीं चाहते। सेम वैसा ही है कि आपका माइंड आपने क्या रखा हुआ है? क्लोज रखा हुआ है। आपने बिलीव किया हुआ है कि जो मुझे पता है वही सही है, तो दूसरी चीज़ें आप सुनोगे नहीं, कंट्राडिक्शन को आप अवॉइड करोगे, या फिर कंट्राडिक्शन सुनते ही आप आग बबूला हो जाओगे। तो जब आप गुस्से में काम करते हो तो वो काम हमेशा ख़राब होते हैं, और ये क्यों होते हैं? क्योंकि आप कोई नया आइडिया सुनना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि इफेक्टिव लिसनिंग के लिए आपको अपना माइंड ओपन रखना चाहिए लाइक अ पैराशूट, ताकि आप दूसरों की भी भावनाएं समझ सको, दूसरों से एम्पैथाइज कर सको, और दूसरों के ओपिनियन को भी समझ पाओ। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिंगिंग इन इमोशंस। ये बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमफुल फैक्टर है, बहुत ही ज़्यादा क्रिएट करता है बैरियर्स को। क्या होता है कि ना हम लोग हर सिचुएशंस में समटाइम्स अपने इमोशंस घुसा देते हैं। ठीक है, जैसे कि अ लिसनर सेंसेस आर नॉट लाइकली टू बी फंक्शंस एट देयर ऑप्टिमम लेवल व्हेन ही और शी एंग्री। कभी बात की है किसी गुस्से वाले इंसान के साथ, आप कुछ पॉजिटिव भी बोलोगे ना तो वहाँ से शायद रिप्लाई आपका नेगेटिव ही आएगा। यानी कि जब कोई इंसान इमोशनली डाउन होता है तो आपको उसी हिसाब से उससे बात करनी चाहिए, यानी कि उसके इमोशंस के डिफरेंट जाकर आप बात करोगे, आप वहाँ पर एम्पैथाइज नहीं करोगे अपनी सिचुएशंस को, तो क्या होगा कि वो आपकी बातों को सुनेगा ही नहीं।
क्योंकि इस टाइम पर उसके इमोशंस उसके सोचने समझने की शक्ति पर हावी हैं। जब आप डीपली इमोशनल्स होते हो या फिर किसी से बात नहीं करना चाहते, सुनना नहीं चाहते, सिर्फ कुछ टाइम अपने इमोशंस के साथ बिताना चाहते हो, तो उस टाइम पर आपसे बातचीत ना की जाए तो बेहतर है, क्योंकि उस टाइम पर की गई बातचीत का शायद कोई असर ना हो। प्रोफेशनल जो होते हैं आपके प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस, उसका तो मोस्टली नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं एम्प्लॉयज़ से गलती हो जाती है। वो इसीलिए हो जाती है क्योंकि वो मेंटली या इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हैं। उस लेवल पर गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उस लेवल पर की गई कम्युनिकेशंस उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं नॉइज़। नॉइज़ क्या है? अगर एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएटेड है तो उस टाइम पर भी हमें प्रॉब्लम होती है, और उस प्रॉब्लम की वजह से जो चीज़ें आती हैं निकल कर सामने, यानी कि उस प्रॉब्लम की वजह से हम जब सुन नहीं पाते तो दैट इज़ बैरियर ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। यानी कि अगर यहाँ पर सोचो आप किसी शादी में हैं और आपको एक फ़ोन कॉल आता है और उस फ़ोन कॉल को आप सुन नहीं पा रहे क्योंकि डीजे बहुत लाउड है, तो उस टाइम पर जो बैरियर आपके पास क्रिएट हुआ वो कैसा है? नॉइज़ बैरियर। ठीक है, उसके बाद है आपका फेकिंग अटेंशन। फेकिंग अटेंशन मतलब आप जैसे सुनने की एक्टिंग करते हो ना कि हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, फिर ऐसे इतना ब्लैंक देखते देखते आप बिल्कुल ब्लैंक हो ही जाते हो। आपकी आईज़ बता देती हैं कि आप सिर्फ घूर रहे हो, आप सुन नहीं रहे। तो फेकिंग अटेंशन क्या हो जाता है? वो बड़ा एम्बैरेसिंग भी हो जाता है, जो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, फेकिंग अटेंशन कैसे पता चलता है? कोई इंसान लगातार एक ही सिचुएशन में आपको देखे जा रहा है विदाउट एनी मोमेंट, तो वो लिटरली सुन नहीं रहा आपको, वो सिर्फ देख रहा है, उसने सिर्फ पोजीशन बनाई हुई है, एक्चुअल में उसका माइंड कहीं और है। ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड हो चुका है वो। ठीक है, तो आपको फेकिंग अटेंशन भी नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट है बिकमिंग इमोशनल। अगेन ये जो इमोशनल वाला फैक्टर है उसी के साथ जुड़ा हुआ है। बिकमिंग इमोशनल मतलब आप किसी से बात करते करते अगर इमोशनल हो जाओ। फॉर एग्जांपल आप किसी से बात कर रहे हो और वो उसी टाइम पे आपके इमोशंस को हर्ट कर दे, कुछ ऐसी बात बोल दे जिससे आप इमोशनल हो जाएं, तो उस टाइम पर आप आगे की जो मैसेजेस हैं वो सुनना बंद कर देंगे, या फिर जिस हिसाब से सुनेंगे तो उसका सेंस आप नेगेटिव लेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी की बात सुन के अगर आपको गुस्सा आ गया तो आगे की सारी कन्वर्जेशन बेकार। ऐसा हो सकता है ना कि अभी आप चिल पिल मूड में बैठे हो और सामने वाले की बात सुनकर आपको गुस्सा आ जाए, आपको उसकी बात ऑफेंसिव लगे, तो आप इमोशनल हो चुके हो आप। यानी कि इमोशनल की दो स्टेजेस आ गई, बात करने से पहले इमोशनल थे और बात करने के बाद इमोशनल हुए, तो दोनों ही सिचुएशंस में जो कम्युनिकेशन है वो बेकार हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है टू अवॉइड जंपिंग टू कंक्लूजन। ये होते हैं हमारे जल्दबाजी वाले लोग जो पूरी बात नहीं सुनते, आधी अधूरी बात सुनकर ही कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह के लोगों को भी इफेक्टिव लिसनर नहीं कहा जा सकता, वो इफेक्टिव लिसनिंग नहीं करते। आपको पहले पूरी बात सुननी चाहिए, उसका एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद ही कंक्लूजन पर जंप करना चाहिए। ठीक है, चलो जी आगे क्या है? डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शंस क्या होता है कि आप बातचीत कर रहे हो तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है लोगों में, वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सपोज आप और मैं बात कर रहे हैं और बाहर से कोई इंटरेस्टिंग सा फैक्टर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल चलो बाहर लड़ाई हो रही है किसी की, उस पर तो हम लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं ना। कोई लड़ रहा है बाहर तो हमारा सारा ध्यान उस बाहर की लड़ाई पे चला जाएगा इंस्टेड ऑफ दिस पढ़ाई। तो पढ़ाई से ध्यान हटकर कहाँ ध्यान गया? हमारा लड़ाई पर। तो ये क्या हुआ? हम डिस्ट्रैक्ट हो गए और बड़े इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर बैठे बैठे पढ़ रहे हैं और हम लोग सोचते हैं कि अभी तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होने वाला है, पता नहीं क्या बनेगा ब्रेकफास्ट में, आज तो चाय नहीं पी यार, आज तो कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, चलो पिज़्ज़ा खाए, बड़े दिन हो गए। अब ये सारी बातें क्या हैं? ये सारी बातें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो जब आप अपने माइंड में कुछ और चीज़ को आने दोगे तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा ही करेगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस सिचुएशंस, आपको ये देखना है कि आप फोकस्ड रहें। अब फोकस्ड कैसे रहेंगे? ऑफ कोर्स आप खाली बैठे सिर्फ सुनते ही रहेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे सामने वाले से, तो आप हमेशा डिस्ट्रैक्ट होंगे ही होंगे। तो अपने आप को इन्वॉल्व किया करो। खाली बैठे बैठे आपके दिमाग में ऊट पटांग बातें आएंगे ही आएंगे और वो लीड करेगा फिर मिसकम्युनिकेशन से, क्योंकि सामने वाला कुछ बोल रहा होगा, आपके दिमाग में तो पिज़्ज़ा बर्गर घूम रहे हैं। तो जब पिज़्ज़ा बर्गर घूम रहे हैं तो दिमाग सारा वहीं पे है और आधी बातें सुनोगे, आधी नहीं सुनोगे, आधी बर्गर में चली जाएंगी, आधी खा जाओगे, तो उस टाइम पर सारी बातें खराब हो जाएंगी, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि अब ये प्रॉब्लम्स हैं, अब इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं या नहीं है? बिल्कुल हैं सर सॉल्यूशंस। क्या क्या सॉल्यूशंस हैं? प्रोवाइड क्लूज दैट यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व। कोई इंसान आपसे बात करके कब खुश है? जब उसे पता है कि आप उससे बात कर रही हैं, तो उसे बार बार क्लूज देते रहो। क्लूज कैसे दोगे? नोडिंग कर दो, अगर वो नहीं पूछ रहा नहीं कर दो, ऐसे ऐसे भी करते हैं कई लोग, हाँ जी बिल्कुल। तो थोड़ा थोड़ा सा रिप्लाई करके आप लोग उसको स्पीकर को बता सकते हैं कि हाँ मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं इन्वॉल्व हूँ। कंसंट्रेट, आप उसकी बातों पे कंसंट्रेट करें। रिफ्रेन फ्रॉम फॉर्मुलेटिंग एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स। जैसे बैरियर में क्या पढ़ा हमने? क्विकली हम लोग कंक्लूजन में पहुँच जाते हैं, और यहाँ पर क्या बोलता है? आप इमीडिएट रिस्पॉन्स देने से बचें, यानी कि पहले सोच विचार कर फिर आप उसको रिस्पॉन्स करें।
टू ट्राई टू प्रिपेयर बिफोर हैंड, पहले से तैयारी करके जाएं। बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट रिविजन्स, अगर वहाँ पर आपको कोई चेंज मिलता है तो उससे एक्सेप्ट कीजिए। बी श्योर द एनवायरनमेंट इज़ कंड्यूसिव टू लिसनिंग, यानी कि एनवायरनमेंट ठीक ठाक है, एनवायरनमेंट में नॉइज़ नहीं है, एनवायरनमेंट की वजह से कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं आने वाले। ठीक है, ये जनरली जो हम लोग यहाँ पर कम्युनिकेशंस या उसके बैरियर्स या उसको इम्प्रूव करने की चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको लगेगा नॉर्मल कन्वर्जेशंस में नहीं की जा सकती। ठीक है, जैसे ट्राई टू प्रिपेयर बिफोर हैंड। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जैसे हमारे कॉर्पोरेट्स हो गए यानी कि कंपनीज होगी, तो उनमें मीटिंग बुलाई जाती है। ठीक है, उनमें ऐसे ही नहीं कि 4 लोग आकर बैठ गए और मस्ती से बात कर रहे हैं, उसमें पहले प्रॉपर मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग बुलाने के लिए प्रॉपर हर एक को एजेंडा भेजा जाता है। अब सर एजेंडा क्या होता है? एजेंडा होता है जिसके अंदर सारी आइटम्स लिखी होती हैं कि हम मीटिंग वाले दिन किस किस विषयों पर चर्चा करेंगे, क्या क्या बातचीत करेंगे, यानी कि जो एजेंडा में लिखा है वही बातचीत हो सकती है मीटिंग में, उसके अलावा नहीं। तो बिफोर हैंड प्रिपेयर करना हमारे लिए यानी कि टाइम से पहले तैयार होना पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि एजेंडा में सब कुछ लिखा है कि मीटिंग में क्या होने वाला है। तो हर एक टॉपिक पे हम अपनी राय बना सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। तो हम लोग अपना दिमाग प्रिपेयर करके जाएंगे कि उसके बारे में क्या क्या सुनने को मिल सकता है और हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं। ठीक है, इफेक्टिव लिसनर और इफेक्टिव स्पीकर, हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं बोला गया, क्योंकि जो इफेक्टिव लिसनर है वही इफेक्टिव स्पीकर भी बन सकता है, और जो इफेक्टिव स्पीकर है उसको इफेक्टिव लिसनर की अहमियत पता होती है। तो दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, इसीलिए दोनों के लिए ही ये जो प्रोविजंस है, दोनों के लिए ही ये जो आपके गाइडलाइंस टिप्स हैं, दोनों के लिए प्रेफरेबल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोवाइड क्लूज दैट यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व, इसके अंदर वही सब चीज़ें हैं कि आई कॉन्टैक्ट आप बना सकते हो, गेस्चर्स, एक्नॉलेजमेंट, स्टेटमेंट, किसी भी तरीके से आप उनको बता सकते हो। बीच बीच में छोटे छोटे वर्ड्स बोल सकते हो, जैसे हाँ जी, अच्छा, ओके, इस तरह से आप चीज़ें बताकर उनको बता सकते हो कि येस आई एम इन्वॉल्व। सेकेंड वन इज़ कंसंट्रेट। कंसंट्रेट करने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है कि अब किसी को कंसंट्रेट, जैसे क्लासेस में हम कंसंट्रेट कैसे कर पाते हैं, साथ साथ नोट्स बना लेते हैं, या फिर जब टीचर बोलता है तो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, या फिर अगर हमें समझ में आया तो हम लोग इन्वॉल्व रहकर कुछ ना कुछ ऐसे गेस्चर्स अपनाते हैं, यानी कि फर्स्ट वाले के अंदर आ जाओ। प्रोवाइड क्लूज दैट यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व, हम क्लूज देते रहते हैं। तो जब हम इस तरह की हरकतें करते हैं ना, तो हम लोग कंसंट्रेट ज़्यादा कर पाते हैं। यानी कि इंस्टेड ऑफ ऐसे बुत की तरह बैठ जाओ, एक आप डमी ऐसे बैठ जाओ और डमी की तरह बैठ के सारी चीज़ें सुनते रहो, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या चांस है, ज़्यादा सो जाओगे या कुछ और दिमाग में चलता होगा। जो कॉन्सेप्ट सामने चल रहा है वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा दिमाग में। तो आपको क्या करना है, इन्वॉल्व होना है। Whenever you are involved in an exchange of information, you can't be multitasking, है ना। जब आप किसी से एक स्पेसिफाइड कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है तो आप मल्टीटास्किंग बिल्कुल नहीं करेंगे। मल्टीटास्किंग कब करेंगे, जब आप सामने वाले बंदे की या तो बात सुनने नहीं चाह रहे या आपके पास टाइम नहीं है सुनने के लिए, तो उस टाइम पर आप आधी अधूरी बातें ही सुनकर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रेन फ्रॉम फॉर्मुलेटिंग एन इमीडिएट रिस्पॉन्स। इमीडिएट रिस्पॉन्स हमें नहीं बनाना। इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं बनाना मतलब फॉर एग्जांपल आप एक इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू में सामने वाले को आप पसंद आ गए, उन्होंने आपको ऑफर किया, चलो जी मैं आपको ना इतनी सैलरी पैकेज पे रख लेता हूँ। कई लोग क्या करते हैं कि उसी टाइम रिस्पॉन्ड करते हैं, हाँ जी मैं तो आ जाऊँगा, बिल्कुल कल से ही आ जाऊँगा काम पे। घर जाके सोचते हैं कि अरे यार ये तो मैंने गलत हाँ बोल दी, ऐसे तो नहीं करना चाहिए था मुझे, तो बहुत कम है या फिर मैं और नेगोशिएट कर सकता था। तो घर आने के बाद आप बहाने बनाकर उन्हें मना करोगे तो वो गलत लगेगा, अनऑफिशियल लगेगा, अनप्रोफेशनल लगेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले ही टाइम लेकर चलना चाहिए। इमीडिएट रिस्पॉन्स अगर आप दोगे तो आप फंस सकते हो। जो भी आपकी तरफ से रिस्पॉन्स चाहे वो सोचा समझा होना चाहिए, क्योंकि एक प्रोफेशनल लाइफ में, एक बिजनेस लाइफ में ये चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं कि आप अपनी ज़बान की कितनी वैल्यू रखते हो। ठीक है, तो आपकी ज़बान की जो कीमत है वही आपका प्रोफेशनल नेचर बिल्ड करती है। यानी कि अगर आप बार बार अपनी बातों से पलटते हो तो यू आर नॉट अ गुड प्रोफेशनल। तो इसीलिए इमीडिएट रिस्पॉन्स ना दो, सोच समझ कर दो, बट आप रिस्पॉन्स दो, रिस्पॉन्ड करो। लेकिन एक बार जब आपने रिस्पॉन्ड कर दिया तो उसके ऊपर मतलब स्ट्रिक्ट होना चाहिए आपका रिस्पॉन्स। ठीक है, चलो ट्राई टू प्रिपेयर बिफोर हैंड। ट्राई टू प्रिपेयर बिफोर हैंड का मतलब यही होता है, जैसे स्क्रिप्ट होती है, आपकी मूवीज़ होती है, उसमें जो भी एक्टर्स परफॉर्म करते हैं वो लोग पहले से तैयारियां करते हैं, पहले से रिहर्सल्स करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद जाकर परफॉर्म करते हैं, तभी हम लोग इफेक्टिवली सुन पाते हैं। वैसे ही आपको सुनने की प्रैक्टिस होनी चाहिए और बोलने वाले को बोलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी जाके जो हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगा।
ठीक है। तो यानी कि दोनों के बीच में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए। सेंडर और रिसीवर को एक दूसरे के बीच में रिलेशन बनाना आना चाहिए। अगर आप ऑडियंस के साथ रिलेशन बना रहे हो तब भी आना चाहिए। जैसे कि जो हमारे पास मूवीज़ है, मूवीज़ के अंदर पहले भूमिका बांधी जाती है हर चीज़ की। भूमिका फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक रोल तैयार किया जाता है, हमें स्टोरी समझाई जाती है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। उसके बाद हमें सारी चीज़ें इफेक्टिवली समझ में आती है जैसे कि हम उसे जानते हैं। तो क्या हुआ, एक टच क्रिएट किया किसने, सेंडर से और रिसीवर के साथ। तो ये टच क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बिफोर हैंड में यही है कि आपको ये पता होना चाहिए आगे जाके क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, उन चैलेंजेस को कैसे दूर कर सकते हो आप। और डायलॉग्स आपको पता होने चाहिए किस तरह की बातें कर रहे हैं। डायलॉग्स अगर आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है, यानी कि आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं, तो डायलॉग तो ऑफकोर्स प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक अपनी जो प्रोजेक्ट है, रिपोर्ट है, वो प्रिपेयर कर सकते हो जो आपको डिस्कस करनी है। जैसे कि एग्ज़ाम में जाओगे तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग क्या करते हो, एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग अपना पेपर कम्प्लीटली तैयार करते हो। तो उस पेपर को जब कम्प्लीटली तैयार करते हो तभी आपका पेपर इफेक्टिवली होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट रिविजन्स। बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट रिविजन्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप कम्युनिकेशंस करते करते कुछ रिवीजन हो गई, कुछ अमेंड हो गई, तो उस टाइम आपको ट्राई रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास एजेंडा था, एजेंडा के अंदर एक छोटा मोटा मैटर अगर कोई चेंज हो रहा है तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो शायद एक्सेप्ट किए भी जा सकते हैं और नहीं भी किए जा सकते। आप ये बोल दो मैं तो करूँगा ही नहीं इस रिवीजन को एक्सेप्ट, नहीं ये रिवीजन हो ही नहीं सकती, ख़राब है ये रिविजन्स, ये जो रिवीजन है वो लॉजिकल नहीं है। आप सिर्फ ये बातें इसीलिए बोल रही हो क्योंकि आपका माइंड जो है पुरानी वाली बातों को एक्सेप्ट कर चुका है और नई वाली बातें आप सुनना ही नहीं चाहते। यानी कि आप रिविजन्स के लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं हो। आपने दिमाग में बना लिया कि मैं तो रिविजन्स होने ही नहीं दूंगा। आप अपनी पोजीशंस को डिफेंड कर रहे हो, जो आपने बोला वही डिफेंड कर रहे हो। समटाइम्स ऐसा भी होता है, बोलते बोलते गलती कर जाते हो, ठीक है। तो रिवीजन क्या, आप उसी टाइम सॉरी बोल के अपनी सेकंड जो करेक्ट लाइन है उसी टाइम उसको बोल दो, तो क्या हो गया, आप कोई छोटे नहीं हो जाओगे उस चीज़ से और आपको रिवीजन्स एक्सेप्ट करनी आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं पहले से, उसके बाद आप गलती करते हो तो आप उसको अमेंड कर सकते हो, और अमेंड करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। A willingness to accept revisions will keep the communication process running smoothly. Often people are so busy trying to defend their position that they fail to really stop and think whether they could be improved upon or viewed in a different way. क्या होता है कि जब हम लोग अपनी ही बातों पर अडिग रहते हैं, अपनी बातों से हटते नहीं हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो अच्छा भी होता है और बुरा भी हो जाता है। अगर हम अपनी गलत बातों पर भी अडिग रहते हैं तो हम लोग कुछ नया नहीं सोच पाएंगे, अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो हमें रिविजन्स के लिए ओपन रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बी श्योर द एनवायरनमेंट इज कंड्यूसिव टू लिसनिंग। एनवायरनमेंट इज कंड्यूसिव टू लिसनिंग मतलब राइट एनवायरनमेंट के अंदर हो, आप डिस्ट्रैक्शंस नहीं है वहाँ पर और बाहर का शोर अंदर नहीं आ पा रहा, आप कंफर्टेबल हैं और आपका वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन है, यानी कि किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शंस होंगे, डिस्ट्रप्शंस होंगे तो आप नहीं सुन पाओगे। सपोज आपको एक हॉल में बिठा दिया गया, उस हॉल में प्रॉपर वेंटिलेशंस नहीं है, अगर एक हॉल में आप 15-20 बंदे भी हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, फ़ैन नहीं चल रहा, आपका कूलर एसी कुछ नहीं चल रहा, उस टाइम पर हर एक बंदा गर्मी के माहौल में बेहाल हो जाएगा। और जब स्पीकर कुछ बोलेगा तो वो स्पीकर को सुनेंगे या अपनी पोजीशंस मतलब अपने आप को संभालेंगे, अपना कंफर्ट ढूंढेंगे। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पर लिसनर्स जो हैं थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उस सिचुएशंस को देखकर, क्योंकि इतनी स्मेल या फिर इतना मतलब उनको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, गर्मी ज़्यादा लग रही है, स्वेटिंग हो जाती है बहुत से लोगों को, तो उस टाइम पर वो चीज़ें इफ़ेक्टिव नहीं होती, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। तो इन सारे बैरियर्स और टेक्निक्स का इकलौता क्या है कि इन टेक्निक्स को यूज़ करके आप अपना पेशेंस लेवल बढ़ा सकते हो। विलिंगनेस होगी आपके अंदर तभी आप ये टेक्निक यूज़ करोगे, और इन टेक्निक्स को यूज़ करके आप आज ही चैप्टर तो क्लियर करने के बाद आप एग्ज़ाम में तो इसके क्वेश्चन सही करोगे ही करोगे। उसके अलावा अगर इसे ध्यान से सुना जाए, इन बातों को अपने दिमाग में बिठा लो आप, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ज़्यादा ये सिक्योर कर देंगे। अगर एक भी बात आपको इसके अंदर से याद रह जाए, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं आपके जो बिजनेस वर्ल्ड के अंदर आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ऑफकोर्स ये चीज़ें ना हम लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में गलतियाँ करके सीख चुके हैं, क्योंकि उस टाइम पर शायद इतने सब चीज़ें हमें समझ नहीं आती थी, या ये लगा लो होता तो था सिलेबस के अंदर, हम लोगों ने भी शायद इसको अवॉइड किया होगा, तो धीरे धीरे गलतियाँ करके सीख जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग गलतियाँ ना करो और इस चैप्टर को अभी से सीखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। गलतियाँ करके सीखोगे तो कुछ लॉसेस भी होंगे, नो डाउट एक्सपीरियंस मिलेंगे, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस यानी कि सबसे अच्छा एक्सपीरियंस वो होता है जो आप दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख जाते हो। तो जब दूसरों का एक्सपीरियंस यानी कि हमारे एक्सपीरियंस से सीखो, इसमें जितनी भी बातें लिखी हुई हैं इस चैप्टर के अंदर सब बिल्कुल जेन्युइन है, यानी कि सब कुछ मैं फेस करके आ चुकी हूँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेल रहें। और एक कंपनी सेक्रेटरी का तो कोर एरिया ही कम्युनिकेशन होता है, लाइजनिंग होता है।
लाइजनिंग का मतलब समझते हो ना, अलग अलग टीम से बातचीत करने वाला, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स के साथ, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ आपको बातचीत करनी पड़ती है, सामंजस्य बिठाना पड़ता है कि ताकि वो लोग आपकी बातों से सहमत हो, एग्री करे आपकी बातों पे। तो उसके लिए आपको अच्छी बातें करनी आनी चाहिए। अच्छी बातों की ही हम सारे के सारे टिप्स पढ़ रहे हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी का ये कोर एरिया होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स। ये आपने डेवलप कर लिया तो समझ लो आपने आधी जंग तो जीत ली है। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी सक्सेसफुल आप बन जाओगे अगर आपने ये सब चीज़ें सीख ली तो। ठीक है, इस चैप्टर को बोर में समझकर बिल्कुल छोड़ मत देना। इस चैप्टर के जो की पॉइंट्स हैं वो आपको ज़रूर पढ़ने हैं और आपको बहुत बेनिफिट देंगे। ठीक है, चलिए यहीं इस चैप्टर की समाप्ति होती है। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इस चैप्टर को कम्प्लीटली आप रिवाइज़ करो। इस चैप्टर का एक एमसीक्यू टेस्ट मैं ज़रूर आपको दूंगी इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद। तो अच्छे से पढ़ना, इसको लाइन टू लाइन पढ़ना, वर्ड टू वर्ड पढ़ना, और हो सके तो समझने की कोशिश करना, पढ़ने के साथ साथ इस चीज़ों को ग्रैब करना। ठीक है, चलो तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू।